हम इस प्रश्न से करते हैं कि बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, या यहाँ पर देख लो बिहार में विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, या झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने ज़िले रह गए थे। तो इस तरह के जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा है यहाँ पर। इस तरह के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो बीपीएससी में हर साल ही पूछे जाते हैं। आप किसी भी साल का पेपर उठा लो, 4 से 5 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से टकराएंगे। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में। आज हम क्या पढ़ने वाले पहले ही स्पष्ट हो गया होगा। दृष्टि आईएएस का बिहार समग्र जो आता है, उससे हम लोग बिहार की पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, जिसमें देखेंगे बिहार में कितने ज़िले हैं, कितने अनुमंडल, कितने प्रमंडल, कितने ब्लॉक, सब कुछ पढ़ेंगे आज। कितने विधानसभा, राज्यसभा, सब कुछ पढ़ेंगे। ओके। केबीसी नैनो का जो बिहार समग्र है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है चैनल पर, उससे भी हमने पूरा बुक ही कंप्लीट किया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। साथ साथ अभी में क्या सब चल रहा है करंट में चैनल पर, तो अभी चल रहा है करंट अफेयर का भी वीडियो अपलोड होता है, और डेली एमसीक्यू 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें पॉलिटी आज कंप्लीट हो गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बिहार समग्र, बिहार का जो पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का, उससे। इसके अलावा मेंस के आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस चल रहा है चैनल पर। ओके, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है हमारा, 22 मार्च 1912 ईस्वी। बहुत बार पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल नाम से, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। जब ये अलग हुआ तो कौन सम्मिलित था इसमें? उड़ीसा। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को एवं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर नए राज्य बना। 1 अप्रैल 1936 को कौन सा अलग हुआ? उड़ीसा। उस समय उड़ीसा ही नाम था, आज ओडिशा नाम हो गया इसका। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड इससे अलग होकर नया राज्य बना था। झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग 46% भाग लेकर अलग हुआ था। 46%, बहुत बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, 46% भाग तो था, लेकिन बिहार का जो खनिज संपदा था वो लगभग में 100% ही लेकर अलग हो गया। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टि से 13th रैंक पर हैं हम। बिहार में जनसंख्या के दृष्टि से तीसरे रैंक पर हैं। पहले पर कौन है? यूपी है जनसंख्या में, दूसरे पर कौन है? महाराष्ट्र है, और तीसरे पर कौन आता है? अपना बिहार। जनसंख्या में, क्षेत्रफल में 13th रैंक है हमारा पूरे देश में। राज्य व्यवस्था सुदृढ़ रूप से संचालन हेतु राज्य प्रशासन को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। राज्य की विधायिका, न्यायपालिका और राज्य की कार्यपालिका। यही तो होता है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और क्या होता है? जुडिशरी। यही तो होता है ना, मीन तीन भाग जो बांटे गए हैं। पहले वाले पर चलते हैं कि राज्य की विधायिका। बिहार में राज्य की विधायिका को 2 भाग में बांटा गया है, विधान परिषद यानी कि राज्य का उच्च सदन, और विधानसभा यानी कि निम्न सदन। पहला है बिहार का विधान परिषद। बिहार उड़ीसा विधान परिषद का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम जो चेम्सफोर्ड सुधार था उसी के तहत 7 फरवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। इसका उद्घाटन संयुक्त राज्य प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। परंतु इसके पूर्व इंडिया काउंसिल एक्ट जो 1861 का एक्ट आया था, और 1909 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के तहत विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी। 7 फरवरी 1921 को जब बिहार उड़ीसा विधान परिषद अस्तित्व में आई, 7 फरवरी 1921 को, तो सर वॉल्ट मोर प्रथम सभापति मनोनीत हुए थे। कौन हुए थे प्रथम सभापति? वॉल्टर मोर। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद गठित किए जाने का आदेश हुआ। वर्ष 1938 में विधान परिषद अपने वर्तमान भवन में काम करने लग गया। अभी जो उसका वर्तमान का भवन है वो 1938 ईस्वी में ही बना था। अगला पैरा पर चलते हैं कि वर्तमान में पृथक बिहार विधान परिषद है। अब उड़ीसा भी अलग हो गया है, जिसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। इसको नोट डाउन कर लेना, अगर पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। 75 सदस्य हैं हमारे बिहार राज्य के उच्च सदन में, विधान परिषद में।
इन सदस्यों की नियुक्ति हेतु निम्न प्रावधान है। इसी से 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था कि निम्न में से कौन है ऐसा जो विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव नहीं करता है, ये पूछा था। उसमें उद्योगपति उसका आंसर था। कुल सदस्य का 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका 1/3 विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। 1/3 पंजीकृत संस्थानों द्वारा, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा चुना जाता है। 1/12 पंजीकृत स्नातकों द्वारा, जो स्नातक जो बच्चे हैं राज्य के, वो चुनते हैं विधान परिषद के 1/12 सदस्य को। जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि पूर्ण कर चुका हो उनके द्वारा चुना जाता है। अगला क्या है, सदस्यों का 1/12 शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, जो कम से कम 3 वर्ष पढ़ाने का अनुभव रखता हो। 3 साल से ज़्यादा का जिन शिक्षकों का एक्सपीरियंस होगा वो लोग मिलकर 1/12 सदस्यों का चयन करते हैं विधान परिषद के लिए। सदस्यों के 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा भी मनोनीत किया जाता है। 1/6 राज्यपाल द्वारा, जो आवश्यक रूप से निम्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करता होते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारिता में जो लोग होते हैं उनको राज्यपाल मनोनीत कर सकता है विधान परिषद के सदस्य के रूप में। नेक्स्ट क्या दिया है कि विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताओं का पालन करना आवश्यक है, जैसे बिहार का स्थायी निवासी हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो। स्मरणीय तथ्य क्या दिया है, बिहार विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जिसमें सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का। 1/3 सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष बाद प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विधान परिषद की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति के द्वारा की जाती है। वर्तमान बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह हैं, जो कि बिहार विधान परिषद के उपसभापति पद पर भी आसीन हैं। अगला है बिहार विधानसभा। बिहार राज्य विधानमंडल में विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 243 सदस्य हैं। एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। एंग्लो इंडियन का किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। हालांकि नवंबर 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की सीट झारखंड के पास चली गई और निम्न सदन द्वारा ही राज्य के लिए आवश्यक कानून बनाने, बजट पारित करने, कार्यकाल पर अंकुश लगाने, निर्देशित करने का कार्य किया जाता है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, निम्न सदन के पास ही होती है, विधानसभा के पास ही होती है। विधान परिषद को केवल निलंबनकारी सदन कहा जाता है और कुछ भी नहीं होता उसका काम। निम्न सदन की कार्यवाही सत्ता पक्ष के एवं विपक्ष के माध्यम से की जाती है। वर्तमान बिहार विधानसभा का स्पीकर श्री विजय कुमार सिन्हा हैं। अगर बदल गए हों या कोई और हों तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। बिहार विधानसभा के अध्यक्षों की सूची: श्री राम दयालु सिंह, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। सबसे पहले कौन बने थे, राम दयालु सिंह, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ऊपर के 3 पढ़ लिए। अब सारे स्पीकरों का क्या नाम हमें याद करने हैं, तो नहीं, सारे के नहीं याद करने हैं। श्री विजय कुमार चौधरी बने थे 15 से 20 तक, फिर से वही बन गए, विजय कुमार सिन्हा बन गए, पहले चौधरी थे अब सिन्हा जी बन गए हैं। ये 2020 से अब तक हैं। स्वतंत्र भारत से पूर्व बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह, जबकि स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। यहाँ पर देख लो, स्वतंत्र भारत में पहले अध्यक्ष कौन है, 1946 से 1962 तक रहे बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्मरणीय तथ्य क्या दिया है कि बिहार में लोकसभा हेतु 40 सीटें, राज्यसभा हेतु 16 सीटें हैं। 16 और 40, इसको जरूर याद रखना, बहुत बार पूछता है। वैसे याद भी होगा अधिकतर लोगों को। भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ। संविधान के हिसाब से बात हो रहा है ना, गुलाम भारत की बात नहीं हो रही है। जब भारत आज़ाद हो गया, अपना संविधान हमने बना लिया, तब पहला चुनाव कब हुआ है, 1952। विधानसभा कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। श्री विजय कुमार सिन्हा 16वीं बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 16वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 16वां अभी 16th बिहार विधानसभा चल रहा है बिहार में। सबसे कम दिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां ही रहे हैं। सबसे कम दिन कौन रहे हैं, श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां। राज्य कार्यपालिका की बात करते हैं। कार्यपालिका जो होती है, इसमें राज्यपाल जो होते हैं ये कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राज्यपाल। वास्तविक मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री। और मंत्रिपरिषद की सहायता से मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहते हैं।
राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है और सामान्यतः 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है। 5 वर्ष के बाद ही बना रह सकता है, 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति हेतु निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है, जैसा कि आर्टिकल 157 के तहत दिया हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या क्या शर्तें हैं। पहला है कि भारत के नागरिक होने के साथ साथ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो, पागल और दिवालिया घोषित ना हो, राज्य और केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर धारित न किया गया हो। समझ रहे हो ना। अगला है राज्यपाल की शक्तियाँ। विधायिका से संबंधित, कार्यपालिका से संबंधित और न्यायपालिका से संबंधित। राज्यपाल की जो शक्तियाँ होती हैं उसको क्या किस किस में बांटा जाता है? विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। जब आप मेंस का जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन, तो वहाँ पर जब आपको लिखने में दिक्कत आती है तो उसी दिक्कत को यहाँ पर दूर किया जाएगा। ऐसे ही आपको लिखना है। जैसे आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल की शक्तियों को लिखिए, तो आपको ऐसे ही बांट के वहाँ पर लिखना है। मेंस में जिन लोगों को लिखने में दिक्कत आती, कलम नहीं चल पाता है आपका, वो उस सेशन को ज़रूर लें। हम लोग रोज़ अभी लेक्चर्स ला रहे हैं, अभी तो 2 लेक्चर ही आए हैं और आगे आएंगे। राज्यपाल की शक्तियाँ। बिहार के संदर्भ में सत्र संचालन की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार। मान लो कोई सत्र है जो अभी सत्र नहीं चल रहा है, माने कि विधानसभा में सत्र नहीं चल रहा है और कोई कानून लाना जरूरी है, तो अध्यादेश पारित करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। और जब अध्यादेश पारित हो जाएगा तो अगली बार जब सत्र चलेगा तो उस सत्र में उस कानून को दोनों सदनों से पास कर लिया जाएगा। समझ रहे हो ना। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास भी होती है। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का संचालन करना। किसी मुद्दे पर अगर विवाद हो गया तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों का संयुक्त सदन बुला लिया जाता है और उसका 2/3 के आधार पर बहुमत लेकर उस कानून को पारित कर दिया जाता है। विधानमंडल का सत्रावसान करना, यानी कि सत्र समाप्त हो गया उसकी घोषणा करना। सत्र कैसे समाप्त होता है? जैसे मानसून सत्र की बात हो रही है, मानसून सत्र समाप्त होता है ना। विघटन का मतलब क्या होता है कि विधानसभा ही खत्म हो गया, अब फिर से नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा। सत्रावसान का मतलब क्या होता है कि अभी बैठक खत्म हुई है, फिर अगले महीने या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर से बैठक हो सकती है। अधिवेशन की अवधि बढ़ाने का भी अधिकार राज्यपाल के पास ही होता है। वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को। विधानमंडल द्वारा पारित साधारण विधेयक पर अनुमति देना या वापस भेजना अथवा राष्ट्रपति के स्वीकृति हेतु भेजने का भी अधिकार होता है। देखो, राष्ट्रपति के स्वीकृति हेतु भेजने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। मान लो कोई ऐसा विधेयक बना जो राज्यपाल को लग रहा है कि इसको राष्ट्रपति से स्वीकृत करवा लेना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता संबंधी विवाद में अंतिम निर्णय का अधिकार प्राप्त है चुनाव आयोग के परामर्श के आधार पर। जब तक चुनाव आयोग परामर्श नहीं देगा, राज्यपाल इस पर फैसला नहीं ले सकता है। चुनाव आयोग जब उनको बता देगा कि हाँ ये जो सदस्य है इसकी निर्भरता घोषित की जा सकती है, तो राज्यपाल जो है वो उस सदस्य को हटा देगा। कार्यपालिका से संबंधित। कार्यपालिका से संबंधित क्या है? एग्जीक्यूटिव शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य में प्रशासन संबंधी समस्त कार्यवाही एवं निर्णयों का राज्यपाल के नाम से ही होता है। राज्य में कोई भी कार्यवाही होगी, कुछ भी होगा तो राज्यपाल के नाम से ही होता है। विधानसभा में एक सदस्य का मनोनयन एंग्लो इंडियन तथा विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, जो अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं। एंग्लो इंडियन अब बिहार में नहीं है, ये झारखंड में चला गया है। राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, जैसे बीपीएससी होता है, और राज्य का जो चुनाव आयोग होता है, उनके अध्यक्ष और संयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करता है। और जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। न्यायपालिका से संबंधित किसी व्यक्ति के दंड को कम करना। अब जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो राज्य कानून के तहत आपको दंड दिया गया, तो आप राष्ट्रपति के पास जैसे जाते हैं ना, वैसे ही राज्यपाल के पास भी जाते हैं। तो राज्यपाल दंड को कम कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं, समाप्त करने की आदि की शक्ति है। जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति भी राज्यपाल ही करते हैं। जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श भी देते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल कौन कौन रहे हैं? तो जयराम दास दौलत राम रहे हैं 1947-48, इनका नाम जरूर याद रखना। माधव श्री हरि आने रहे हैं 1952 ईस्वी तक, 48 से 2 इनको पढ़ लिया हमने। फेमस पर जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं, ये 57 से 1962 ईस्वी तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाओ, चलते हैं अंत में। इतना सारा नाम हमें नहीं याद रखना है, नहीं पूछता है जनरली अब इन सब के नाम।
फिर भी कुछ कुछ चीज़ें तो पता ही होने चाहिए, एक आइडिया होने चाहिए, पढ़ लेना, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फागू चौहान है अभी वर्तमान में, तो 2019 से, लालजी टंडन थे उससे पहले 2018-19 में, फिर सत्यपाल मलिक भी थे, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी हैं, जो राष्ट्रपति हैं अभी, वो पहले बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। बिहार में कार्यवाहक राज्यपाल न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिन्हा, न्यायमूर्ति कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह, न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन। देख रहे हो ना, सारे जस्टिस जो हैं वो सारे जज जो हैं वो आके राज्यपाल बने हैं यहाँ पर। आर.डी. प्रधान, टी.बी. राजेश्वर, न्यायमूर्ति ब्रिजमोहन लाल एवं गोपाल कृष्ण गांधी, केसरी नंदन त्रिपाठी, ये सब कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। कार्यवाहक की बात हो रही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी हुए थे, इसको जरूर याद रखना। बिहार में निम्न राज्यपालों के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। किन किन के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? नित्यानंद कानूनगो जी के समय में 2 बार लागू हुआ है, उसके बाद से देवकांत बरुआ जी के समय में लागू हुआ, जगन्नाथ कौशल, डॉक्टर R.N. किदवई, सुंदर सिंह भंडारी और सरदार बूटा सिंह, इनके समय में बिहार में राष्ट्रपति शासन सब लागू हुआ था। कुछ कुछ लोगों के नाम दिखा देता हूं मैं, जैसे कहाँ गए वो, देवकांत बरुआ ये रहे, इनके समय में ही हुआ था। ये नित्यानंद कानूनगो भी रहे। ओके, सरदार बूटा सिंह इधर आ जाएंगे। ये देखो, सरदार बूटा सिंह 2004 से 2006 के बीच में थे, इस समय भी लगा था। ओके, उसके बाद तो नहीं लगा है बिहार में। सरदार बूटा सिंह के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लगा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं कि बिहार में वर्तमान बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं। वर्तमान में बिहार सचिवालय के 44 विभाग हैं जो राज्यपाल के अधीन कार्यरत हैं। बिहार के मंत्रिपरिषद, भारतीय संविधान में उल्लिखित आर्टिकल क्या है? 163 में के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अतः मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसका प्रधान कौन होता है? पूरे देश स्तर पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारत के, प्रधानमंत्री जी, और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री होते हैं। वास्तविक प्रधान की बात कर रहा है। और संवैधानिक प्रमुख प्रेसिडेंट होते हैं और राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होता है। ओके, मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 164 के तहत प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव और उप मंत्री होता है। 91 संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती। जैसे 243 बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या है, इसका 15% निकाल दो, उससे ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। ये बहुत बार बीपीएससी में पूछा है कि राज्यों के लिए किसी भी में 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है। और एक चीज़ कब लाया गया था? 91 संशोधन है ये, 2003 ईस्वी में इसको लाया गया था, अटल जी की सरकार थी। अगला है कि मंत्री के रूप में ऐसा सदस्य जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, उसे 6 माह के अंदर सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगर आप दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो तो भी आप 6 महीने के लिए आप क्या बन सकते हो? मंत्री बन सकते हो। उसके बाद आप सदस्यता ले लो या आप इस्तीफा दे दो। मंत्रिपरिषद के कार्य: राज्य में व्यवस्था को उत्तम स्वरूप देते हुए विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना, राज्य में सभी प्रकार के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल जी को परामर्श देना, केंद्र राज्य संबंध को यथास्वरूप प्रदान कर उचित मार्ग अपनाना, राज्य का बजट तैयार करना तथा उसका क्रियान्वयन करना, राज्य में टैक्स लगाना, टैक्स में कमी या बढ़ोतरी करना। आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा मेंस में मंत्रिपरिषद क्या होती है, इसके कार्यों को बताइए, तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों को लिखना पड़ेगा, इसलिए पता होना चाहिए आपको। अब आगे हम चीफ मिनिस्टर पर, मुख्यमंत्री, इनके पढ़ेंगे कार्य वगैरह, इनकी शक्तियां पढ़ेंगे। सामान्यतः राज्य विधानसभा में किसी भी दल के नेता को जिसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के पद हेतु चयन किया जाता है। जिसको बहुमत प्राप्त हो, यहाँ पर ये बोल रहा है, और बहुमत साबित करने के लिए समय भी दिया जा सकता है। ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं कि वो किसको सरकार बनाने के लिए, मान लो त्रिशंकु विधानसभा हो गई है, 3-4 पार्टियाँ जिनको लगभग में एक ही जैसी सीटें मिल गई हैं, कम ज़्यादा 2-4, तो ये राज्यपाल की विवेक पर है कि वो किनको सरकार बुलाने के लिए आमंत्रित करता है। समझ रहे हो ना? इसी को लेकर आप देखते हो बार बार पॉलिटिकल क्राइसिस जो होता है, जैसे महाराष्ट्र में होता है या अलग जगहों पर होता है, वो इसी के कारण होता है।
लेकिन विशेष परिस्थिति में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों से किसी एक का सदस्य होने की योग्यता पूरी करता हो। योग्यता बस उसके पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों में किसी विधानमंडल का सदस्य हो, उसके पास योग्यता भी होगी तो उसको मुख्यमंत्री बना देगा राज्यपाल। और उसको क्या बोलेगा कि आपको हम 10 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का मोहलत देते हैं, आप अपना बहुमत साबित कर दीजिए, फ्लोर टेस्ट जिसको कहा जाता है। और 6 माह के अंतर्गत दोनों से किसी एक सदन की सदस्यता भी इसको लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसी सदन का अगर सदस्य नहीं होगा तो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति हेतु योग्यता क्या क्या चाहिए? भारत का नागरिक हो, साथ ही राज्य के मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, दिवालिया और पागल ना हो, केंद्र और राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। जितने कैंडिडेट देख रहे हैं सब मुख्यमंत्री बनने की योग्यता तो कम से कम रखते ही हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, मृत्यु, त्यागपत्र अथवा विधानसभा भंग होने की परिस्थिति में कोई निश्चित काल नहीं है। मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या क्या हैं? शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करने हेतु राज्यपाल को परामर्श देना, मंत्रिपरिषद मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सिफारिश करना। किसको? राज्यपाल को सिफारिश करता है मुख्यमंत्री ही। विधानसभा में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना, साथ ही मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी करना मुख्यमंत्री का ही काम होता है। राज्य कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना। पहले हम वीडियो कंप्लीट करेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे और फिर लास्ट में MCQ भी प्रैक्टिस कर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब ये सारे यहाँ पर क्या दिए हैं? मुख्यमंत्री की पदच्युति दिए। विधानसभा में अल्पमत की स्थिति में, राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 लागू होने की स्थिति में, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो इन सब चीज़ों के कारण मुख्यमंत्री का पद जा सकता है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है बिहार के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट और उनके कार्यकाल। तो सबसे पहले कौन बने हैं? श्री कृष्ण जी गुलाम भारत में भी बने थे और आज़ाद भारत में भी 1952 तक लगभग में यही रहे हैं। फिर 1952 के बाद 1961 तक भी श्री कृष्ण सिंह जी रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार के। दीप नारायण सिंह दूसरे बने थे, 1961 ईस्वी तक रहे ये। ओके, 1961 थे, 18/2/1961 तक ही रहे, कार्यवाहक हैं ये। विनोदानंद झा भी बने हैं, फिर 61 से 63 तक बने हैं। कृष्ण वल्लभ सहाय हैं, महामाया प्रसाद सिन्हा हैं, इसी तरह से बहुत सारे बने। बिंदेसी प्रसाद मंडल हैं। उसके बाद से राष्ट्रपति शासन कब लगा था? भोला पासवान शास्त्री जी के बाद 244 दिन का 1969 तक, 68 से राष्ट्रपति शासन लग गया था। ओके, तो चलते हैं आगे। उसके बाद इन सबको छोड़कर आगे चलते हैं डायरेक्ट। और राबड़ी देवी कब बने हैं? 1999 से 2000 ईस्वी तक रही हैं। नीतीश कुमार फिर 2000 से 2000 तक ही रहे। देख लो, 3 मार्च को बने थे या 10 मार्च को इनकी सरकार गिर गई। फिर राबड़ी देवी आए, फिर राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर नीतीश कुमार बने हैं, फिर तो नीतीश कुमार ही हैं। उसके बाद से देख लो, बीच में जीताराम मांझी को इन्होंने दिया था, फिर उनसे सत्ता छीनना पड़ा था इनको। तो अभी 2020 से अभी फिर से नीतीश कुमार ही हैं। सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बना लिया है इन्होंने। बिहार में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं, जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। 3 बार। बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, छोटी बात नहीं है ये। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू रहा। भोला पासवान शास्त्री 3 बार, श्रीमती राबड़ी देवी के 2 बार, जगन्नाथ मिश्रा, राम सुंदर दास और लालू प्रसाद यादव, इन सब के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था। नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहली बार मुख्यमंत्री पद पर मात्र 8 दिन कार्यरत रहे थे, जबकि सतीश प्रसाद सिंह मात्र 4 दिन। नीतीश कुमार 8 दिन, सतीश कुमार प्रसाद 4 दिन, और नीतीश कुमार तो सबसे अधिक दिन तक भी रहे हैं। वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो 7वीं बार एकमात्र मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, है ना। एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसा जो 7वीं बार मुख्यमंत्री बना है। व्यक्तिगत स्तर पर नीतीश कुमार 24वें मुख्यमंत्री हैं, जबकि मुख्यमंत्री क्रम में इनका क्रम क्या है? 38वां है। व्यक्तिगत स्तर पर तो 24वें ही हैं, क्योंकि एक से कई बार ज़्यादा भी बने हैं ये। ओके, अब चलते हैं राज्य की न्यायपालिका पर। क्या है? उच्च न्यायालय बिहार की न्यायपालिका में, और अधीनस्थ न्यायालय, यही तो होगा ना। हाई कोर्ट जो बिहार में है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो है उनकी बात कर रहा है। हाई कोर्ट भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, जिसका विवरण अनुच्छेद 214 में दिया गया है, परंतु संसद के पास ये अधिकार है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। जैसे हरियाणा और पंजाब के अभी भी एक ही उच्च न्यायालय है। ओके, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक न्यायालय बनाया गया है। सामान्यतः उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुछ अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, जिसका विवरण अनुच्छेद 216 में दिया गया है।
अगला है, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 26 है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। 1916, ये अभी भी पूछा था, इस बार 65वीं या 66वीं बीपीएससी में पूछा है ये। जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर एडवर्ड माइनर्ड चैम्स थे। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे पटना हाईकोर्ट के? एडवर्ड माइनर्ड चैम्स। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु योग्यता क्या क्या होता है? भारत का नागरिक हो, किसी राज्य के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वैसा कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति की नज़र में विधि का ज्ञाता हो, साथ ही साथ जो किसी ट्रिब्यूनल या केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी न्यायिक पद पर कम से कम 10 वर्ष का एक्सपीरियंस जरूर हो उसको। सामान्यतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं, परंतु त्यागपत्र, असमर्थता और कदाचार का तय होने पर सुनिश्चित उम्र सीमा से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। ओके, चलते हैं आगे। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। प्रारंभिक अधिकारिता वाला क्षेत्र, देखो सबका होता है, सारे न्यायालय, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, उसका प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्र होता है ना। जैसे इसका क्या है? अनुच्छेद 225 के तहत, अनुच्छेद 225 के तहत प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्र है। अब ये आपको मेन से पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, पहला प्रारंभिक अधिकारिता वाला क्षेत्र, इसलिए ध्यान से पढ़ना, समझने की कोशिश करना। 25 के तहत किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक मौलिक अधिकारों का संरक्षणकर्ता के रूप में। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? हाई कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 226 और 225 इन दोनों के तहत, जिसके लिए 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश और प्रतिषेध। आर्टिकल 32 जो है उस इन्हीं रिटों के बारे में बताता है हमें। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु इन रिटों को जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में यहाँ पर हाई कोर्ट की थोड़ी सी शक्ति ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अन्य मामलों में भी रिटें जारी कर सकता है, जैसे तलाक, वसीयत, सेना विभाग, कंपनी कानून के संदर्भ में भी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकार को लेकर रिट जारी करता है, इसको रख लेना लिख के। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। अगर कोई कानून जो चाहे विधानमंडल द्वारा निर्मित हो या संसद द्वारा निर्मित हो संविधान का उल्लंघन करता है तो हाई कोर्ट उसको असंवैधानिक घोषित करता है। केंद्र सरकार ने भी कोई कानून बनाया, अगर वो मूल अधिकार का निलंबन करता है तो वो हाई कोर्ट भी, कोई भी देश का हाई कोर्ट उसको बोलेगा कि ये एक अवैध है। संविधान में दर्ज नियमों, उपनियमों के विरुद्ध हो, संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, या प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नियमों को उसके कार्यक्षेत्र से बाहर का हो। समझ रहे हो ना? तो इस मामलों को लेकर ये पुनरावलोकन करके उसको अवैध घोषित कर सकता है। अपील सुनने का अधिकार। आपराधिक मामलों के संदर्भ में पढ़ते हैं पहले। अगर किसी सत्र न्यायालय द्वारा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, कि किसी व्यक्ति को कम से कम 1 साल से अधिक की सज़ा हुई हो तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। कम से कम 1 वर्ष की सज़ा से ज़्यादा होगा तभी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। साथ ही मृत्युदंड की पुष्टि भी उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। दीवानी मामलों के संदर्भ में, अगर ये मामले मतलब पैसा कौड़ी, ज़मीन से, इनसे संबंधित है तो उसके संदर्भ में अधीन न्यायालय को निर्णय और आदेशों को प्रथम अपील के लिए उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है, अगर दिया गया निर्णय निर्धारित सीमा से अधिक हो। इसके अलावा प्रशासनिक एवं अन्य प्रकार के अधिकारियों द्वारा जो फैसले के विरुद्ध भी हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, इन सब के विरुद्ध भी आप जा सकते हैं। कहाँ पर? डायरेक्ट हाई कोर्ट में। लेकिन NGT जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने कुछ फैसला जारी किया तो इसको लेकर आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही जा सकते हैं। अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। साथ ही साथ वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप ग्राम पंचायत के किसी फैसले के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में सीधे आप जा सकते हैं। ग्राम पंचायत ने कोई फैसला दिया, उसके बाद भी आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अभिलेख न्यायालय के रूप में, अभिलेख का मतलब होता है अपने फैसले को सुरक्षित रखना, और उसकी आलोचना करोगे आप तो आपको जेल भेज सकता है। सामान्यतः उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। बोला नहीं जाता कि हाई कोर्ट ने इस मामले पर यह फैसला दिया था। जब आप देखते होगे मूवी वगैरह में कोर्ट का सीन, तो उसमें बताते हैं, जिसको कानून मानकर बिना कोई सवाल उठाए फैसला सुनाया जाता है। साथ ही इसे सिविल या आपराधिक मामलों में न्यायालय की अवमानना साबित कर आर्थिक रूप से दंड या साधारण कारावास की सज़ा देने का भी अधिकार है। इसके अलावा उच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए फैसले की पुनर्समीक्षा एवं उसमें सुधार करने का भी अधिकार किसके पास है? हाई कोर्ट के पास ही है। अधीनस्थ न्यायालय, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट होते हैं, जिला अदालत, उनकी बात कर रहा है।
बिहार की राज्य न्यायपालिका में उच्च न्यायालय के अधीन कई प्रकार के न्यायालय हैं। जिला न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायालय, उसके अलावा मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत, रेलवे के लिए विशेष व्यक्ति मजिस्ट्रेट की अदालत इत्यादि को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। सामान्यतः जिला अदालत द्वारा अन्य अधीनस्थ न्यायालय से आई अपील की सुनवाई कर निपटारा किया जाता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल संबंधित उच्च न्यायालय की सलाह के आधार पर करता है। ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो या केंद्र या राज्य की न्यायिक सेवा में कार्यरत हो, तभी उसको किया जाता है। ओके, स्मरणीय तथ्य क्या दिया है कि ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर एडवर्ड माइनर्ड जेम्स चेमियर थे, जिनका कार्यकाल 1916 से 1917 तक रहा था। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। पहले उच्च न्यायाधीश कौन थे पटना उच्च न्यायालय में स्वाधीनता के बाद? तो यही थे, मनमोहन अग्रवाल, क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल, जिनका कार्यकाल जनवरी 1948 से जनवरी 1950 तक रहा था। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कोई बदल गए होंगे तो मुझे मत बोलना, बता देना कमेंट करके, श्री संजय करोल हैं। बिहार में सर्वप्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्रीधर वसुदेव सोहनी बने हैं, जिनका कार्यकाल 28 मई 1971 से 1978 तक रहा था। सर्वप्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति की बात कर रहा है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुई थी। ये बहुत बार पूछा है बीपीएससी में। स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी में हुई थी। इसका पुनर्गठन 2008 में किया गया, फिर से इसको स्थापित किया गया। और प्रथम अध्यक्ष इसके न्यायमूर्ति एस.एन. झा बने थे। एस.एन. झा जो राज्य का मानवाधिकार आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। बिहार राज्य महिला आयोग का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का ही होता है, 3 वर्ष का होता है। इस संदर्भ में राज्य मुख्यमंत्री समय के निर्धारण को कम या बढ़ा सकती है ना। राज्य सरकार जो है वो इनके महिला आयोग के कार्यकाल को बढ़ा या घटा सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग स्थापना कब हुआ है बीपीएससी का? 1949 ईस्वी में। बहुत ही सुंदर दिन पर हुआ है, अप्रैल फूल के दिन, मूर्ख दिवस के दिन बीपीएससी की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1949 को। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। जो भी पहले आ जाएगा तब तक रहता है। प्रथम अध्यक्ष श्री राजधारी सिन्हा रहे थे। वर्तमान अध्यक्ष श्री आर.के. महाजन हैं, जो रिटायर होने वाले हैं। बहुत ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा इनके पे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो बिहार एसएससी है उसकी बात कर रहा है। 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष रविंद्र कुमार हैं। इसके एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य भी होते हैं। बिहार प्रशासनिक व्यवस्था, प्रमंडलीय प्रशासन 9 है प्रमंडल बिहार में। कितने हैं? 9 प्रमंडल। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया। जिला बिहार में 38, अनुमंडल कितने हैं? 101, और प्रखंड प्रशासन ब्लॉक कितने हैं? 534। ओके। बिहार राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन बिहार सचिवालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सेक्रेटेरिएट जो है पटना में उसके द्वारा। वर्तमान में बिहार सचिवालय में 44 विभाग होंगे। चलो इसको एक बार और पढ़ते हैं। 9 प्रमंडल, 38 जिला, 101 अनुमंडल, प्रखंड 534। राज्यपाल द्वारा इन सभी विभागों के कार्यों का संपादन, बंटवारा, क्रियान्वयन किया जाता है। इस संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्था को निम्न श्रेणी के माध्यम से संचालित किया जाता है। कौन कौन सा है? प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको प्रमंडल कहा जाता है, प्रमंडलीय प्रशासन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रोविंशियल। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। इसको कमिश्नरी भी सामान्य भाषा में बोलते हैं। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिलाधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालय के कार्य के पर्यवेक्षक की भूमिका में भी होते हैं। जिले की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल हैं। कौन कौन से? सबसे बड़ा 3 प्रमंडल है। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, पटना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 ही जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? मात्र 2 ही जिले हैं। मगध प्रमंडल में 38 जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया है। मगध प्रमंडल के रूप में 38वां जिला के रूप में किसको जोड़ा गया है? अरवल को जोड़ा गया है। अब यहाँ पर जिलों की संख्या देखेंगे और दिमाग में मैप बनाते चलना, याद हो जाएगा। एक मैं मैप डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसमें कलर वाइज दिखाया हुआ है प्रमंडल को, एरिया वाइज, है ना। मेरे पास है वो, मैं आपको डाल दूंगा। ऑलरेडी डाला भी हुआ है, बस उसको एक बार फिर से रीपोस्ट कर दूंगा। तिरहुत प्रमंडल। अब देखो बिहार बनाओ, बिहार बन नहीं रहा, रुक जा बनाता हूँ। ये रहा बिहार, जो सही से बनाता हूँ।
ये रहा अपना बिहार, ये बीच से गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी बह गई। अब क्या करेंगे हम लोग, तिरहुत प्रमंडल में बनाएंगे। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी यहाँ पर, शिवहर यहाँ बीच में, वैशाली यहाँ पर। तो ये जो पूरा इलाका है, यहाँ से कोना कोनी जाओगे, जैसे बिहार बनाया, गंगा जी बह रही हैं, ये वाला इलाका पूरा एक बार तिरहुत प्रमंडल में आ जाता है। समझ गए। पटना प्रमंडल, बक्सर, कैमूर, भोजपुर, पटना, नालंदा और रोहतास, ये सभी पटना प्रमंडल में आते हैं। पटना प्रमंडल में कितने ज़िले, 6 ज़िले हैं। तिरहुत में 6 ज़िले, मुंगेर में 6 ज़िले। मुंगेर प्रमंडल में शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई और लखीसराय आते हैं। मगध प्रमंडल में गया आता है, जहानाबाद, अरवल, नालंदा और औरंगाबाद जिला आता है मगध प्रमंडल में। सारण प्रमंडल में सीवान, गोपालगंज और सारण जिला आता है। दरभंगा प्रमंडल में समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा 3 ही जिले आते हैं। मुजफ्फरपुर किस में आता है, तो तिरहुत प्रमंडल में आता है। पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन आएंगे, कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया। कोसी प्रमंडल में मधेपुरा, सुपौल और सहरसा। भागलपुर प्रमंडल में बांका और भागलपुर 2 ही जिले आते हैं। तो बिहार का मैप वाइज कलरफुल प्रमंडल वाला है, वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, उसको देख लेना। और देखो पता है क्या पूछा बीपीएससी ने 66वीं में, कि किस प्रमंडल से होकर कौन सी नदी बहती है या नहीं बहती है। समझ रहे हो ना, ये टफ क्वेश्चन है, आपको पूरे ज्योग्राफी और पॉलिटी दिमाग में होना चाहिए, तभी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जिला प्रशासन, बिहार में 38 जिले हैं। जिलों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद बिहार का स्थान आता है, भारत में तीसरा है। उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं। अगला है जिले का प्रशासन जिलाधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है। अनुमंडलीय प्रशासन, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जिसको जहाँ पर एसडीएम वगैरह बैठते हैं, पहले तो आईएएस पास करके ही जाते हैं वहाँ पर। जो वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। बिहार में कितने हैं सब डिवीज़न, 101 सब डिवीज़न हैं। अनुमंडल का कार्य संचालन अनुमंडल पदाधिकारी सब डिविजनल एसडीएम के द्वारा किया जाता है, जैसे कि अनुमंडल के क्षेत्रागत कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण के साथ साथ अनुमंडल में आने वाली केंद्र राज्य जिलों से आने वाले विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंधन भी एसडीएम के द्वारा ही किया जाता है। पूर्वी चंपारण और पटना जिले अनुमंडल की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। कौन कौन से, पूर्वी चंपारण और पटना, जिनमें 6 अनुमंडल हैं, 6 सब डिवीज़न हैं इन जिलों में, इतने बड़े बड़े ज़िले हैं ये, है ना। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से गया, फिर पटना, दरभंगा और समस्तीपुर से बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गया जिला पटना, दरभंगा और समस्तीपुर से बड़ा है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, अनुमंडलों की संख्या दिया है और नाम दिया है हर एक जिला में। पश्चिमी चंपारण में बेतिया, बघिया, नरकटियागंज ये सब हैं। पूर्वी चंपारण में अररेजा, पकड़ी दयाल, सिकरहना, रक्सौल, मोतिहारी सदर और चकिया है ना। तो ये सारे दिए हुए हैं अनुमंडल। आगे चलते हैं, दरभंगा में क्या दिया है, दरभंगा, बेनीपुर, बिरौल और दरभंगा सदर यहीं पर मैं रहता हूँ। अगला है मधुबनी, इसमें जयनगर, मधुबनी सदर, बेनीपट्टी, झंझारपुर, फूलपरास दिया है। इसी तरह से सबके अनुमंडल दिए। क्या हमें याद करना है, नहीं याद करना है, बिल्कुल नहीं याद करना है। 101 सब डिवीज़न है बिहार में, कैसे याद करोगे। ओके, चलते हैं आगे। चौथा क्या है, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन। बिहार में अब ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि ब्लॉक कितने हैं बिहार में, ब्लॉक्स जो हैं अलग अलग, उनकी बात कर रहा है। कितने बिहार हैं, बिहार में ब्लॉक्स हैं तो 534 प्रखंड है, जहाँ पर बीडीओ साहब बैठते हैं, है ना। प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से प्रखंड का कार्य संचालित होता है, जिसमें अंचलाधिकारी का कार्य महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। इसके अतिरिक्त प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पशुपालन, आपूर्ति पदाधिकारी आदि शामिल होते हैं। समझ रहे हैं, 534 प्रखंड है बिहार में। अब परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं, फिर चलेंगे क्वेश्चंस पर। इसमें वैसी ही चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। ओके, इसको ध्यान से पढ़ना। अरवल जिला जो है का गठन अगस्त 2001 में मगध प्रमंडल के अंतर्गत किया गया था। इसको पूछा है बीपीएससी ने, इसलिए याद रखना। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 बना, जिसमें श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री कहलाता था। गुलाम भारत में किसी राज्य का जो चीफ होता था उसको प्रधानमंत्री ही कहते थे।
अनुग्रह नारायण सिन्हा उप प्रधानमंत्री बने थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। आज़ादी के बाद वर्ष 1947 में बने मंत्रिमंडल के मुखिया श्री कृष्ण सिंह थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा को वित्त मंत्री बनाया गया था। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये पूछ चुका है। बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 75 है। विधानसभा में कितना है? 243। बिहार विधान परिषद हेतु सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। बिहार विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है, और विधानसभा में 5 वर्षों के लिए। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40 हैं। राज्यसभा के लिए 16 सीटें हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है बिहार विधानसभा कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। किसी भी देश का तो वही होता है। भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे, ये पूछा है बीपीएससी ने। बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। राज्यपाल हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता। 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ये कब आया था? 2003 में आया था, 91 संशोधन के द्वारा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ है। ये बीपीएससी ने अभी पूछा था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड माइनर्ड चैम्स चामियार थे। पटना उच्च न्यायालय वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय करोल हैं। न्यायाधीशों की कुल संख्या 26 है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष आर.के. महाजन हैं, जबकि प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा जी थे। बिहार में 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले, 9 कमिश्नरी, 101 सब डिवीजन हैं, 534 ब्लॉक्स हैं। बिहार से पृथक होकर झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। बिहार के कर्मचारी आयोग जो बिहार एसएससी है, बिहार एसएससी, उसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 को। अब चलते हैं अभ्यास क्वेश्चनों पर। जितने क्वेश्चन हैं उन सबको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ओके, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। पहला का ए हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी क्वेश्चन है। दूसरा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? आर्टिकल 324 किससे है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है, ईसीआई से संबंधित है। आर्टिकल 148 किससे संबंधित है? कैग से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तीसरा क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 68 सदस्य हैं विधानसभा के लिए। ओके, पॉलिटी का एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का हमने सारा प्रैक्टिस कर लिया है। प्रीवियस ईयर के बीपीएससी में जितने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं, करीब में 200 से 200 3 4 के क्वेश्चन हैं करीब में, हमने उसको प्रैक्टिस कर लिया है। उसको जाकर जरूर देख लेना एक बार। भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन पहले आता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी का अध्यक्ष और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा कि सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसमें क्या है कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका न्यायपालिका नहीं। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, नहीं। विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, बिल्कुल नहीं। विधायिका और कार्यपालिका का इंटीग्रेशन है भारत में। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है? तो छठा क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पटवारी। 7 है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? ये पूछा है आपसे, तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, बड़े देशों के लिए आदर्श के रूप में केंद्रीय शासन प्रणाली नहीं होता है। समझ रहे हो ना? ये चीज़ गलत दिया है इसमें। केंद्रीय शासन प्रणाली जो बड़े देश होते हैं, जिनकी साइज बहुत बड़ी है, उनके लिए आदर्श प्रणाली होता है ना? तो सही नहीं की पूछा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का क्या हो जाएगा? 8 का आंसर। 8 का आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी भी है, एक पंजीकृत पार्टी भी है और क्षेत्रीय पार्टी भी है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? उत्प्रेषण को, क्योंकि जब काम घटित हो जाता है उसके बाद उत्प्रेषण रिट जारी होता है। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट जब इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी समय ये 2019 में क्वेश्चन पूछा था आपसे, है ना, 65वीं बीपीएससी में। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा ये किस प्रकार की है, क्या संस्करण है इसका मतलब, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10 का दिया है आंसर सी, यानी कि M3 था। वीवीपैट M3 संस्करण था इसका।
इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो 11 का क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा डी, श्री कृष्ण सिंह जी द्वारा नेतृत्व किया गया था। बिहार में लोकसभा कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 40 सदस्य चुने जाते हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? नवंबर में हुआ था ना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य हैं, 14 का बी हो जाएगा आंसर। 15 नंबर है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? 38 जिले रह गए हैं। 38वां जिला कौन सा है? अरवल। निम्नलिखित में कौन बिहार के राज्यसभा के लिए चुने गए इनमें से? ये पूछा है आपसे। सुनील दत्त, राबड़ी देवी, साहिब सिंह वर्मा। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई सा भी नहीं। ये उस समय पूछा होगा 45 बीपीएससी जब हुआ होगा। हाल ही में बिहार से कौन सा एक नया राज्य बना था? तो झारखंड बना था। 17 का सी हो जाएगा। पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो हमने अभी पढ़ा था, तो कितना था? तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था। बिहार में निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, गया जिला है। 20 नंबर है कि जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो ये बिहार में ही हुआ था। सूल सेना, रणवीर सेना, इन सब का नाम सुना होगा आपने, ब्रह्मेश्वर मुखिया वगैरह सबका। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, नवंबर 1975 में। बिहार एसएससी की बात कर रहा है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। ये अभी क्वेश्चन पूछा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, जयराम दास दौलतराम। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में कौन सा नहीं रहा है एक भी बार? नीतीश कुमार, रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान कभी भी मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बने हैं। 24 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। बिहार से उड़ीसा कब हुआ अलग? तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। बिहार में विधान परिषद और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 75 सीटें विधान परिषद की हैं और 243 सीटें विधानसभा की हैं। बिहार में प्रमंडल और अनुमंडलों की संख्या कितनी कितनी है? ये पूछा है आपसे। तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 9 हैं और 101 है। ओके। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, उनका नाम बताइए। तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजधारी सिन्हा जी पहले अध्यक्ष थे बीपीएससी के। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को, बीपीएससी का, अप्रैल फूल के दिन। बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? तो बताइए क्या है? बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन सा है? तो बताओ सबसे अधिक और सबसे कम लिंगानुपात। सबसे अधिक कहाँ पर है? गोपालगंज में है, 1013 है शायद, है ना। और सबसे कम मुंगेर में है, सबसे खराब। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? 30 का आंसर ए हो जाएगा। लिंगानुपात देख के बताना, 2011 की जनगणना हम पढ़ चुके हैं। अरवल जिले का गठन कब हुआ था? 31 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2001 में हुआ था। किस प्रमंडल में आता है? तो मगध प्रमंडल में आता है। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं कितनी बार? तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, 3 बार रहे हैं। तो बिहार के पॉलिटी का वीडियो कंप्लीट कर लिया हमने, एमसीक्यू भी देख लिया उससे संबंधित 32-33। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट वीडियो फिर से हम लेके आएंगे दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र से। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय।